अयोध्या, प्राचीन विश्व का सुपर पावर। अध्याय 5 में प्राचीन ग्रंथ कला की सुंदरता से हटकर रक्षा की कठोर वास्तविकता की ओर मुड़ता है। अयोध्या को दुर्गम, यानी जिसे जीता ना जा सके, के रूप में वर्णित किया गया है। वाल्मीकि शताग्नि नामक हथियारों की बात करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है 100 को मारने वाला। ये केवल साधारण गुलेल नहीं थे, इन्हें लोहे से मढ़े हुए पहियों पर चलने वाले ऐसे मशीनों के रूप में वर्णित किया गया है जो द्वार तक पहुंचने से पहले ही पूरी बटालियन को नष्ट करने में सक्षम थे। लेकिन सुरक्षा केवल लोहे तक सीमित नहीं थी। शहर का समवर्गाकार लेआउट एक विशाल ऊर्जा ग्रिड की तरह काम करता था। यह हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया शहरी नियोजन था। चौड़ी और सीधी सड़कें केवल रथों के लिए नहीं थी, उन्हें एक ऐसी सैन्य शक्ति की तीव्र तैनाती के लिए डिजाइन किया गया था जो आधुनिक स्पेशल ऑप्स टीम की सटीकता के साथ चलती थी। अयोध्या केवल एक राजधानी नहीं थी, यह दुनिया का पहला स्वचालित किला था। जैविक इंजीनियरिंग और वास्तु विज्ञान, परंतु उस किले का क्या उपयोग जहां के लोग ही कमजोर हों। अध्याय 6 एक चौंकाने वाला दावा करता है। अयोध्या में कोई भी अशिक्षित नहीं था और कोई भी रोग से पीड़ित नहीं था। यह जैविक इंजीनियरिंग के शिखर की ओर इशारा करता है। शहर को पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं अर्थात वास्तु के प्राचीन विज्ञान के साथ जोड़कर वहां के निवासी एक उच्च कंपन वाली जैविक स्थिति बनाए रखते थे। वे केवल जीवित नहीं रहते थे, वे सदियों तक फले फूले। यह जादू नहीं था, यह सर्वश्रेष्ठ बायोहैक था। एक ऐसा समाज जिसने मानव शरीर के आंतरिक रसायन विज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे प्रत्येक नागरिक उत्कृष्ट प्रदर्शन का पात्र बन गया था। शासन व्यवस्था, मानवीय ब्लॉकचेन इस जैविक और यांत्रिक पूर्णता के पीछे अपने समय से सदियों आगे की शासन प्रणाली थी। अध्याय 7 8 मंत्रियों की परिषद का परिचय देता है। ये केवल राजनेता नहीं थे, वे राज्य के सप्तांगों के विशेषज्ञ थे। वे एक लॉजिक गेट प्रणाली पर काम करते थे। प्रत्येक निर्णय को एक कठोर धर्म फिल्टर से गुजरना पड़ता था। यदि कोई नीति एक साथ सबसे निचले नागरिक और उच्चतम सिद्धांत को लाभ नहीं पहुंचाती थी, तो उसे खारिज कर दिया जाता था। यह एक विकेंद्रीकृत, भ्रष्टाचार मुक्त ब्रेन ट्रस्ट था, एक मानवीय ब्लॉकचेन जिसने यह सुनिश्चित किया कि अयोध्या 60,000 वर्षों तक एक महाशक्ति बनी रहे। भविष्य का आह्वान, लेकिन सबसे सटीक प्रणाली की भी एक सीमा होती है। अध्याय 8 में एक संकट उत्पन्न होता है। शाही वंश समाप्त हो रहा है। राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। भविष्य को बचाने के लिए बुजुर्ग पुत्र का अमेष्टि यज्ञ का आह्वान करते हैं। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, यह एक उच्च स्तरीय जेनेटिक इनवोकेशन था। मानव डीएनए और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच का एक सेतु। एक ऐसे जन्म के लिए मंच तैयार था जो जीव विज्ञान के नियमों को चुनौती देने वाला था। एक ऐसा राजकुमार आने वाला था जो न केवल एक राज्य पर शासन करेगा, बल्कि स्वयं दुनिया के भौतिक विज्ञान को फिर से परिभाषित करेगा। रामायण की कहानी अभी शुरू हो रही है। हमारे अगले एपिसोड में हम एक ईश्वर तुल्य राजा के जन्म के साक्षी बनेंगे। सब्सक्राइब करें और परमात्मा के इस अवतरण को देखना न भूलें।